हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि क्लास 12 का जो इंग्लिश है क्वेश्चन सब्जेक्टिव का, जो आप देखिएगा लगभग 47, 48, 50, 50, 51, 52, यानी जिसमें 6 क्वेश्चन है, 6 में 4 आपको बनाना है। तो इसमें जो 5 नंबर का किताब का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका लगभग हम कह सकते हैं कि 12 से 15 मैंने वीवीआई क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। तो अब हम आप लोग को बताएंगे आखिर वो वीवीआई क्वेश्चन कौन सा है। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को देखिएगा तो इतना तो 100% कह सकते हैं कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो से आपका 4 नंबर का 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा है। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द स्टोरी द लास्ट लेसन इन योर ऑन वर्ड्स। क्वेश्चन कह रहा कि आपको क्या करना है कि ये जो स्टोरी यानी कहानी, कौन सा कहानी, तो द लास्ट लेसन का है, उसको अपने शब्दों में लिखना है। ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा कि ये जो द लास्ट लेसन आप स्टोरी पढ़े हैं इसका आपका अपने शब्दों में क्या करना है कि आंसर लिखना है। ये क्वेश्चन एकदम वीवीआई रहेगा, तो ध्यान सुनिएगा आंसर क्या लिखेंगे। देखिए, The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War 1821 in which France was defeated by Prussia। देखिए क्या रहा कि ये जो कहानी है यानी द लास्ट लेसन, ये आधारित है उन दिनों पर जब फ्रैंको प्रेशियन वार जो है वो चल रहा था। अब याद कीजिएगा, अगर आप पढ़े होंगे तो ये बताया गया कि फ्रैंको प्रेशियन वार जो है वो 1870 से लेकर 1871 ईस्वी में हुआ था, जिसमें क्या बताया जा रहा है कि फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रशिया, यानी जो फ्रांस है वो क्या कर जाता है, हार जाता है। किसके द्वारा? तो प्रशिया के द्वारा। देखिए कह रहा है कि इन दिस स्टोरी, यानी इस कहानी में द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स। यानी क्या बताया जा रहा कि इस कहानी में ये बताया जा रहा कि जो अल्सास और लोरेन है, यानी अल्सास और लोरेन ये क्या है, दो डिस्ट्रिक्ट है। कौन से? फ्रांस का ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट है यानी जिला है। अब क्या कहा जा रहा कि जैसे ये हार जाता है तो हारने के बाद ये क्या होता है कि ये दूसरे के तरफ चला जाता है, यानी प्रशिया के अधीन हो जाता है। यानी प्रशिया लोग क्या कर लेता है, इन दोनों जिला को अपने अधीन कर लेता है, यानी कब्जा कर लेता है। आगे कह रहा कि द पीपुल ऑफ अल्सास एंड लोरेन वर डिनाइड द फ्रीडम टू लर्न देयर ऑन लैंग्वेज बाय द प्रशियंस। यानी ये बताया जा रहा कि अल्सास और लोरेन के जितने भी लोग हैं वहां तो सारे लोगों को क्या कर दिया जाता है कि उनकी जो लैंग्वेज है, मदर टंग यानी मातृभाषा, उससे बोलने या फिर पढ़ने या फिर लिखने से क्या कर दिया जाता है, वंचित कर दिया जाता है। यानी सीधा सीधा आप ये समझिएगा कि जब नियम लगाया जाता है, नियम क्या लगाया जाता है कि आज के बाद जो अल्सास है और लोरेन जो दोनों जिला है उसके स्कूल में क्या कहा जा रहा कि कोई भी भाषा, यानी कोई भी कहने का मतलब ये है कि फ्रेंच जो भाषा है वो नहीं पढ़ाया जाएगा, ना ही लोगों की उस भाषा में बात करने दी जाएगी। यानी सीधा सीधा ये समझिएगा कि उनकी मदर टंग यानी जो मातृभाषा है वो छीन ली जाती है उन लोगों से। आगे कह रहा कि द टू मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी एम हेमेल एंड फ्रेंच बिलोंग्स टू अल्सास। यानी इस कहानी में क्या है कि दो लोगों की मेन भूमिका है। दो लोगों में कौन कौन? तो पहला है एम हेमेल। देखिए एम हेमेल कौन है, तो स्कूल के टीचर हैं जिनका नाम फ्रेंच टीचर हैं। और नंबर सेकंड कौन है, तो आपका फ्रेंच। अब दोनों कहां के रहने वाले हैं, तो बिलोंग्स टू अल्सास, यानी दोनों अल्सास जिला के रहने वाले हैं। आगे कह रहा कि एम हेमेल इज ए फ्रेंच टीचर एट ए स्कूल। क्या कहा जा रहा कि एम हेमेल जो है वो एक टीचर है एक फ्रेंच स्कूल का। आगे कह रहा कि एंड फ्रेंच इज वन ऑफ हिज स्टूडेंट। और फ्रेंच क्या है, तो उसी विद्यालय के पढ़ने वाला एक उनका क्या है, स्टूडेंट यानी विद्यार्थी है। कह रहा फ्रेंच ए स्कूल स्टूडेंट हु डिड नॉट टेक इंटरेस्ट इन लर्निंग फ्रेंच एंड नेवर टुक इट सीरियसली। यानी फ्रेंच याद कीजिएगा ऑथर का ही नाम है, जो आप कह सकते हैं कि उनका बचपन का नाम है। तो क्या बताया जा रहा है कि उस टाइम जो फ्रेंच यानी जो ऑथर है वो पढ़ाई लिखाई करने में इंटरेस्ट यानी रुचि उतना नहीं दिखाते थे। एंड नेवर टुक इट सीरियसली, और कभी भी इसे सीखने में गंभीर रूप से अपना ध्यान जो है वो नहीं दिया। रियलाइज हाउ इंपोर्टेंट इट वाज टू लर्न हिज मदर टंग।
तब उन्हें ये महसूस नहीं हुआ, यानी रियलाइज, यानी उन्होंने क्या किया कि महसूस नहीं किया कि उनका जो मातृभाषा है उनके लिए कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब ये जो दिख रहा है ये तो हमने इंग्लिश में लिखा हुआ है, अब इसी का हिंदी में मैंने जो लिखा है वो आप गौर कीजिएगा, देखिएगा क्या लिखा हुआ है। देखिए, कह रहा कि आखिरी पार्ट कहानी अपने शब्दों में लिखिए, यानी ये बताया जा रहा है कि द लास्ट लेसन जो है उसे क्या करना है कि अपने शब्दों में लिखना है। तो देखिए लिखा हुआ है कि अंतिम पार्ट फ्रैंको प्रेशियन युद्ध 1870 से 71 दिनों पर आधारित है, जिसमें फ्रांस प्रशिया से हार गया था। यानी क्या बताया गया इसमें भी वही, देखिए वही लिखा हुआ है कि जो फ्रैंको प्रेशियन वार चल रहा था कब, तो 1870 से लेकर 1871 में, जिसमें क्या होता है कि जो फ्रांस है वो हार जाता है, किसके द्वारा, तो प्रशिया के द्वारा। देखिए, इस कहानी में अल्सास और लॉरेन के फ्रांसीसी जिले प्रशिया के हाथों में चले गए। यानी क्या बताया जा रहा कि हारने के बाद क्या होता है कि फ्रांस के दो जिला है जिसका नाम अल्सास और लॉरेन है, वो क्या हो जाता है कि प्रशिया के अधीन चला जाता है, यानी कब्जा कर लिया जाता है। अल्सास और लॉरेन के लोगों को प्रशिया वासियों द्वारा अपनी भाषा सीखने की स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया था। यानी क्या बताया जा रहा कि प्रशिया के जो लोग हैं उन्होंने क्या किया कि फ्रांस के दो जिला जिसमें जो लोग रहने वाले हैं उनकी जो मातृभाषा यानी फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसे सीखने से क्या कर दी जाती है, वंचित कर दिया जाता है। देखिए, कहानी के दो मुख्य पात्र यानी मुख्य पात्र, यानी ये जो कहानी है, कहानी में दो लोगों की क्या है, मेन भूमिका है। पहला का नाम क्या है, एम हैमेल, और दूसरा फ्रांस जो अल्सास के हैं। यानी एक का नाम एम हैमेल और फ्रेंच, यानी दोनों क्या है, एक टीचर है और एक स्टूडेंट है, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं, तो अल्सास के रहने वाले हैं। एम हैमेल एक स्कूल में फ्रांसीसी शिक्षक है। ध्यान सुनिए, क्या बताया जा रहा है कि एम हैमेल कौन है, तो एक शिक्षक है, वही फ्रांस के स्कूल के मतलब स्कूल में पढ़ाने वाले, और फ्रांस उनके छात्रों में से एक है। और एम हैमेल को बहुत सारे विद्यार्थी हैं, उन्हीं में से एक विद्यार्थी जो है वो फ्रेंच है, यानी ऑथर उनका क्या है, एक विद्यार्थी है। फ्रेंच एक स्कूली छात्र जिसने फ्रेंच सीखने में रुचि नहीं ली, यानी बताया जा रहा ऑथर के बारे में कि ऑथर जो है वो कभी रुचि यानी इंटरेस्ट लेकर जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसे सीखने में ध्यान जो है वो नहीं दिया, और कभी इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। उसे एहसास हुआ कि उसकी मातृभाषा सीखना कितना महत्वपूर्ण था। यानी बाद में जब उसे पता चलता है, लेखक को यानी ऑथर को बाद में पता चलता है कि उनकी मातृभाषा जो है उनके लिए कितना महत्वपूर्ण था, तब उन्हें रियलाइज होता है, वो मतलब अपना जो भी गलती किया था वो गलती को एक्सेप्ट करते कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमारी जो मातृभाषा है उसे क्या कर लेनी चाहिए थी, सीख लेनी चाहिए थी। चलिए बढ़ते हैं नंबर सेकेंड क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिएगा नंबर सेकेंड क्वेश्चन कह रहा कि ड्रॉ ए कैरेक्टर ए स्केच ऑफ फ्रेंड्स। यानी ये बताया जा रहा कि जो लेखक है यानी बचपन में, देखिए क्वेश्चंस का जो भी द लास्ट लेसन है, अब इनका ऑथर का नाम क्या है, अल्फोंस ड्यूडेट, और इन्हीं का बचपन का नाम क्या है, फ्रेंड्स। अब इन्हीं का जो कैरेक्टर स्केच है वही कैरेक्टर स्केच को क्या करना है, लिखना है। तो क्वेश्चंस का आंसर क्या है सुनिएगा। Franz is a sensitive and honest schoolboy who accepts his fault of ignoring his lessons। यानी ये बताया जा रहा कि जो फ्रेंच है वो एक सेंसिबल लड़का है, यानी ऑनेस्ट ईमानदार है और विनम्र लड़का है, जो कि क्या करता है कि जो अपना गलती को क्या करता है, स्वीकार कर लेता है। क्या गलती किया था कि अपना जो भाषा है यानी जो सीख रहा था वो नहीं सीखता है, रुचि नहीं दिखाता है, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है तो अपना गलती को स्वीकार कर लेता है। He lived in the districts of Alsace and studied in one of the schools in Alsace। यानी वो अल्सास नाम के जो जिला है वहां पढ़ा करता है और वहीं के एक स्कूल में पढ़ाई भी किया करता है। He started for school very late that morning। यानी क्या बताया जा रहा कि जो लेखक यानी जो अल्फोंस ड्यूडेट कर लीजिए या फिर इनका बचपन का नाम फ्रेंच कर लीजिए, वो क्या करते हैं उस दिन स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं। He was afraid of being scolded because M. Hamel was to question them on participles। यानी ये कि वो स्कूल जाने से डर भी रहे थे। क्यों डर रहे थे, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था इस बात को लेकर कि उनके जो टीचर हैं उन्होंने उनसे क्वेश्चंस पूछने के लिए, मतलब क्वेश्चंस याद करने के लिए दिया था। एक टॉपिक का नाम है आपका पार्टिसिपल्स।
अब जो ऑथर थे यानी जो लेखक है यानी फ्रेंड जो है वो उसे याद कर कर नहीं गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने याद करने का कोशिश भी नहीं किया, और जो पार्टिसिपल शब्द है उसका एक जो शब्द कहा जाता है ना, यानी पार्टिसिपल्स का जो पी अक्षर जो होता है वो भी वो नहीं जानते थे कि आखिर वो होता क्या है। एंड ही डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, यानी इसका मतलब यही हुआ कि उन्हें उस शब्द का मतलब भी नहीं पता था। When he passed the town hall, there was a crowd. जब वो स्कूल जा रहे थे तो वो जब टाउन से गुजर रहे थे तो टाउन हॉल के पास पहुंचे, और वहां पर उन्होंने क्या देखा कि देयर वाज ए क्राउड, यानी बहुत ज्यादा क्या था, भीड़ लगा हुआ था। इट वाज यूजुअल साइट दोज डेज, यानी अक्सर जब भी वो जाया करते थे तो इस तरह का जो दृश्य है वो हमेशा देखा करते थे। For the last 2 years, the people received all their bad news from there. यानी ये बताया जा रहा कि 2 सालों से जितने भी खराब समाचार हैं वहां पर उन लोगों को मिल जाया करता था। He found the school usually quiet. और उन्होंने उस दिन क्या पाया कि जो स्कूल है वो क्या था, एकदम शांत था, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं था। एम हैमेल स्पोक वेरी काइंडली to him and asked him to go to his place quickly. क्या बताया जा रहा कि एम हेमेल जो है वो उनसे मतलब ये मतलब दयालुता से बात करते हैं, बड़े अच्छे से बात करते हैं, और क्या कहते हैं कि तुम फ्रेंड्स जाकर अपने जगह पर यानी सीट पे जाकर बैठ जाओ। His teacher had said that he would questions them on participles, और साथ ही साथ क्या कहते हैं, जो पार्टिसिपल जो है वो सुनने के लिए कहते हैं। Friends did not know anything about it, लेकिन फ्रेंड जो है यानी जो ऑथर है उन्हें उसका एक भी शब्द नहीं पता था। The people of Alsace and Lorraine were denied the freedom to learn their own mother tongue by the, देखिए, द पीपल ऑफ अल्सास एंड लोरेन वर डिनाइड, यानी जो पीपल है यानी जो लोग है कहाँ के, तो अल्सास एंड लोरेन के, उन्हें वंचित कर दिया जाता है। किस चीज को लेकर? द फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, टू लर्न यानी सीखने का, क्या सीखने का? देयर ऑन मदर टंग, यानी उनकी खुद की मातृभाषा जो है वो सीखने के लिए अल्सास और लोरेन के जो लोग हैं उन्हें वंचित कर दिया जाता है। किनके द्वारा? तो बाय द प्रशियंस। ध्यान सुनिएगा आगे जो ये क्वेश्चंस लिखा गया है उसी का हिंदी में देखिए क्या लिखा हुआ है कि फ्रांस का एक चरित्र रेखा चित्र बना, यानी फ्रांस का क्या करना है, कैरेक्टर इसके जो है वो लिखना है। तो देखिए पढ़िएगा, लिखा हुआ है कि फ्रांस एक संवेदनशील और ईमानदार स्कूली लड़का है जो अपने पाठों को नजरअंदाज करने की अपनी गलती स्वीकार करता है। यानी यही बताया जा रहा जो फ्रांस है वो संवेदनशील लड़का है और ईमानदार भी है साथ साथ, और स्कूल जाने वाला लड़का है। वो क्या करता है कि उनके टीचर के द्वारा जो भी पाठ दिया गया था वो याद नहीं करता, यानी नहीं सीखते हैं। जो टीचर उनके पढ़ाते हैं उसे मतलब ध्यान से नहीं सीखते हैं, उनकी जो मातृभाषा वो नहीं सीख पाता है। तो लास्ट में वो क्या करता है कि जब एहसास होता है तो वो गलती जो है अपना एक्सेप्ट कर लेता है। वो अल्सास जिले में रहता है और अल्सास के एक स्कूल में पढ़ता भी है। यानी वो कहाँ के रहने वाले थे? अल्सास के रहने वाले थे, और वहीं के एक स्कूल में पढ़ाई भी किया करते थे। वह उस सुबह बहुत देर से स्कूल के लिए निकला, यानी उस दिन स्कूल जाने के लिए वो क्या हो गए, लेट हो गए। उसे डांटे जाने का डर था, क्योंकि एम हेमेल को उनसे देखिए पार्टिसिपल्स का हिंदी यहाँ पे लिखा है के बारे में सवाल करना था। यानी ये बताया जा रहा कि एम हेमेल ने सारे स्टूडेंट को होमवर्क दिया था पार्टिसिपल्स याद करके आने के लिए, लेकिन ऑथर को यानी फ्रेंड्स को उसके बारे में एक भी शब्द जो है वो याद नहीं था। जब वह टाउन हॉल से गुजरा तो वहां बहुत भीड़ थी, यानी जैसे ही वो स्कूल के लिए निकले तो रास्ते में टाउन हॉल पड़ा। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि जब स्कूल जाते हैं तो वाचर ब्लैक स्मिथ जो है वो चिल्लाता है, कहता है क्या है कि डोंट गो सो फास्ट बब, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी बच्चे तुम्हारे पास काफी समय, तुम दौड़ो मत। लेकिन ऑथर को क्या लगता है कि वो जो व्यक्ति है वो मेरा मजाक कर रहा, और सीधा एक सांस में दौड़ते हुए अपने स्कूल पहुंच जाते हैं। देखिए क्या कह रहा कि खोए हुए 2 वर्षों में लोगों को सभी बुरी खबरें वहीं से मिली। यानी टाउन हॉल के पास जो भीड़ इकट्ठा था तो लोग वहां पर क्या करने गए थे, तो न्यूज पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि बताया जा रहा कि 2 वर्षों से जितना भी खराब न्यूज है, नियम कानून क्या बदले गए हैं, कौन से सैनिक क्या कर रहे हैं, क्या मतलब कमांड दिया जा रहा, आदेश दी जा रही है, वो सारे न्यूज वही बुलेटिन बोर्ड में लिखा हुआ रहता था।
उन्होंने पाया कि स्कूल आमतौर पर शांत रहता है। यानी ये बताया जा रहा है कि अक्सर जो स्कूल है वो मतलब हाला गुला होता था, लेकिन उस दिन की बात किया जाए तो एक भी स्कूल जो है वो मतलब एक भी शोरगुल नहीं हो रहा था, एकदम शांति सा ऐसा लग रहा था जैसे कि आज क्या है, संडे का मॉर्निंग है। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा। वह अध्यापक से भयभीत था, यानी ऑथर क्या कह रहे हैं, अध्यापक से यानी एम हेमल से डर रहे थे। वह एम हेमल ने उनसे बहुत प्यार से बात की और उन्हें जल्दी से अपने स्थान पर जाने के लिए कहा। यानी एम हेमल कुछ नहीं, यानी डांटे नहीं, क्योंकि ऑथर को लग रहा था कि एम हेमल यानी उनके जो टीचर है उन्हें डांटेंगे, लेकिन टीचर आज उस दिन क्या करते हैं, डांटते नहीं है, बड़े ही प्यार से बात करते हैं और कहते क्या है कि जाओ बच्चे तुम जाकर अपने जगह पर जाकर बैठ जाओ। शिक्षक ने कहा कि वह उनसे पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे। आज फ्रांस को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। यानी ये कि साथ ही साथ जैसे ही ऑथर ने बैठा तो जो टीचर है एम हेमल, उन्होंने क्या कहा कि आज आप लोगों से क्या पूछा जाएगा, पार्टिसिपल्स पूछा जाएगा। लेकिन यहां पर क्या बताया जा रहा कि फ्रांस को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, यानी ऑथर को उसके बारे में नई जानकारी थी, नहीं पता था। अल्सास और लॉरेन के लोगों को अपनी मातृभाषा सीखने की स्वतंत्रता यानी कह सकते हैं फ्रीडम जो है उससे वंचित कर दिया गया था। यानी ये बताया जा रहा है कि फ्रांस के जितने भी लोग हैं उन्हें उनकी मातृभाषा यानी फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ने, सीखने, बोलने से सब वंचित कर दिया गया था। किनके द्वारा, तो प्रुसिया के द्वारा। अगर बात की जाए तो ऑर्डर जो आदेश आया था कि आज के बाद फ्रांस में फ्रांस जो है फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो नहीं बोला जाएगा, वो अगर बात की जाए आदेश तो कहां से आया था, अगर आपको याद होगा ना तो बर्लिन से आया था, बर्लिन से आया था ना। देखिए इसी का आंसर लास्ट अभी देखिए, प्रुसियंस he did not take interest in learning French and never took it seriously। यही बताया जा रहा कि प्रुसिया के लोगों के द्वारा क्या किया गया था, वंचित कर दी गई थी, यानी उन्हें सीखने से इनकार कर दिया गया था। आगे कह रहा he did not take interest in learning French and never took it seriously। यानी जो ऑथर है वो कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्या करने के लिए, सीखने के लिए। क्या सीखने के लिए, तो फ्रेंच भाषा सीखने के लिए। and never took it seriously, और कभी भी गंभीर पूर्वक ध्यान जो है वो नहीं दिया। realize how important it was to learn his mother tongue, यानी बाद में उन्हें महसूस होता है कि उनकी मातृभाषा जो है उन्हें सीखने के लिए कितना महत्वपूर्ण था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए हिंदी में वही लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। नंबर थर्ड क्वेश्चन कह रहा कि व्हाई डिड एम हेमेल पुट ऑन हिज स्पेशल ड्रेस। यानी ये बताया जा रहा कि एम हेमेल यानी जो शिक्षक है उस दिन खास जो ड्रेस है यानी जो कपड़ा है यानी पोशाक जो है वह क्यों पहनकर स्कूल गए थे। तो ध्यान सुनिएगा, आंसर क्या होगा कि एम हेमेल इज अ सिंसियर एंड स्ट्रिक्ट टीचर ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। यानी ये बताया जा रहा कि एम हेमेल जो है वो एक सिंसियर टीचर है और साथ ही साथ स्ट्रिक्ट यानी सख्त टीचर है। कहाँ के, तो फ्रेंच लैंग्वेज मतलब फ्रांस के जो स्कूल है वहां के हैं। और कौन से भाषा पढ़ाते हैं, तो फ्रेंच भाषा पढ़ाते हैं। He is a loyal for his country, यानी एम हेमेल जो है वो अपने देश के लिए क्या है, वफादार है। He breaks down at the end of his last lesson, यानी ये बताया जा रहा है कि जब वो अंतिम क्लास लेने गए थे यानी आज के बाद यानी उस दिन के बाद उनको उस स्कूल को छोड़कर जाना था, तो लास्ट में वो क्या होते हैं कि भावुक हो जाते हैं और क्लास में ही रोने लगते हैं। नेक्स्ट आगे देखिएगा, he had put on his special dress because of his 40 years of faithful service। यानी वो उस दिन खास ड्रेस इसलिए पहन कर आए थे क्योंकि उन्होंने उस स्कूल में 40 साल अपना योगदान दिया था। फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और साथ ही साथ उस देश को वो आदर पूर्वक देने गए थे। दैट वाज देयर नो मोर, जो अब वो देश जो है अब उनका नहीं रह गया था। He usually wore this type of dress on inspection and prize days, यानी ये बताया जा रहा कि उस तरह के जो ड्रेस है वो सिर्फ उस दिन पहन कर जाया करते थे। कब, तो ड्रेस ऑन इन्फेक्शन एंड प्राइज डेज, यानी कभी भी स्कूल में कोई जांच उस करने के लिए स्कूल आता या फिर जब प्राइज वाइज बांटना रहता तब वो उस दिन का मतलब उस दिन जो कपड़े पहन के गए थे वैसा कपड़ा पहना करते थे, नहीं तो वो ऐसा कपड़ा नहीं पहना करते थे। मात्र 2 दिन, कब, तो कभी स्कूल में कोई जांच उस करने आता तब, या फिर कभी बच्चों को प्राइज वाइज देना रहता तब उस तरह का ड्रेस पहन कर जाया करते थे, नहीं तो ऐसे वो पहनते नहीं थे। लेकिन आज उस दिन क्या था कि उनकी मातृभाषा जो है उसे पढ़ाने का अंतिम दिन था, इसीलिए अपने देश को या फिर अपनी मदर टंग की क्या कर रहे थे, रेस्पेक्ट करने के लिए वो वैसा कपड़ा पहने हुए थे।
He wore this dress on that day as he was aware that he is going to teach his last lesson in their mother tongue French। यानी उन्हें पता था कि आज वो पढ़ाने जा रहे हैं उनकी मातृभाषा में, अंतिम दिन है, इसीलिए वो उस तरह के जो कपड़े हैं वो पहन कर गए हुए थे। देखिए अगर इसका हिंदी की बात किया जाए तो इसका हिंदी भी है, लेकिन आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम हिंदी में समझा ही दिए हैं, थोड़ा हम हट जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ध्यान सुनिएगा। अब यहां पर ये नंबर 4 क्वेश्चन ना ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चंस कह रहा कि इन व्हाट कंडीशंस, ध्यान सुनिएगा, नंबर 4 क्वेश्चंस क्या कह रहा कि इन व्हाट कंडीशन डू द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद लिव, व्हाई कांट दे कम आउट ऑफ द स्टेट ऑफ पॉवर्टी। यानी क्वेश्चंस कह रहा कि इन व्हाट कंडीशंस, यहां देखिए कंडीशन का मतलब होता है स्थिति, डू द बैंगल मेकर्स यानी चूड़ी बनाने वाले लोग, ऑफ फिरोजाबाद लिव यानी ये बताया जा रहा कि जो फिरोजाबाद में लोग रह रहे हैं, जो चूड़ी बनाया करते हैं, उनकी क्या स्थिति था, और साथ ही साथ व्हाई कांट दे कम आउट ऑफ द स्टेट ऑफ पॉवर्टी, और वह उस गरीबी से क्यों बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अगर ये क्वेश्चंस ऐसा रहे, या फिर यहां पर एक और क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, यहां पर एक और क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, describe the hardships working in the bengal industry। देखिए सुनिएगा, क्वेश्चन से ही कह रहा कि डिस्क्राइब यानी वर्णन कीजिए द हार्डशिप वर्किंग यानी जो लोग मेहनत कर रहे हैं, कौन से लोग, इन द बैंगल इंडस्ट्री यानी ये कि चूड़ी बनाने वाले जो कारखाने में लोग कठिन परिश्रम कर रहे हैं, उसके बारे में क्या करना है, वर्णन करना है। देखिए ये भी क्वेश्चंस और ये भी क्वेश्चंस, अगर आंसर की बात की जाए तो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन यही वाला आंसर लिखिएगा फिर भी गलत नहीं होगा, आराम से आपको 5 नंबर मिल जाएगा। याद रखिएगा जितना भी क्वेश्चंस लिखवा रहे हैं, जितना भी बता रहे हैं, सारा का सारा क्वेश्चन जो है कभी 2009 में, कभी 2012 में, 15 में, 18 में, 17 में आ चुका है, तो टोटल लगभग 12-15 क्वेश्चन है। इतना तो 100% कह सकते हैं कि अगर आप याद कर लेते हैं, लिख लेते हैं, तो श्योर कह सकते हैं कि 6 में से 4 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पक्का आ जाएगा। रटना होगा रट लीजिएगा, लिखना होगा लिख लीजिएगा, याद करना होगा याद कर लीजिएगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलिए। हाँ ये सेट में भी है, हाँ ये क्वेश्चन सेट पेपर में, आपका मॉडल सेट पेपर में दिया हुआ है, आंसर यही वाला है। हाँ आंसर यही वाला है, सुनिएगा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल यानी फिरोजाबाद क्या है, वो फेमस है यानी मशहूर है, किस चीज को लेकर, तो चूड़ी को लेकर। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन फिरोजाबाद आर इंगेज इन मेकिंग बैंगल्स यानी बहुत सारे कह सकते हैं जो फिरोजाबाद के रहने वाले जो परिवार हैं वो सारा का सारा इंगेज रहते हैं यानी बिजी रहते हैं, कहां पर, तो चूड़ी बनाने में। These families have spent generations working around furnaces and making bangles यानी ये बताया जा रहा है कि यहाँ के जितने भी परिवार हैं कई सदियों से चूड़ी बनाने में लगे हुए हैं, और अभी भी सिर्फ चूड़ी ही बना रहे हैं, इसके अलावा उन लोग कोई और काम नहीं करते हैं। Over 20,000 children to work in the glass furnaces with high temperature और क्या कहा जा रहा कि लगभग 20,000 ऐसे बच्चे हैं जो क्या करते हैं कि उस भट्टी में क्या करते हैं, काम किया करते हैं, वो भी हाई टेम्परेचर में यानी जो तापमान जो रहता है वो बहुत ही हाई रहता है। They work illegally in these glass furnaces. They are exposed to all health hazards. They work in Disney rooms with no windows and outlets for fresh air. यानी ये बताया जा रहा कि जो बच्चे हैं वो छोटे से कमरे में क्या करते हैं, काम किया करते हैं, जिसमें अंधेरा रहता है, वहां से मतलब हवा जो है वो भी नहीं पास होता है, और वैसे कंडीशंस में बच्चों को क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। बहुत ही कठिन कह सकते हैं, कठिन परिश्रम कर रहा। और ऐसे भी लोग छोटे बच्चे हैं, अगर सरकार का नियम कानून लगा दी जाए तो क्या कह सकते हैं कि चाइल्ड लेबर
यानी बंधुआ क्या चाइल्ड लेबर यानी बाल मजदूरी जो होता है ना, यानी कह सकते हैं कि बाल मजदूरी अगर यहाँ पे अगर लागू कर दी जाए तो ऐसे 20,000 जो बच्चे हैं इनकी जान जो है वो बचा जा सकती थी, लेकिन कोई नियम कानून जो यहाँ पर नहीं लगाया गया। आगे कह रहा है देयर आईज आर मोर एडजस्टेड to the dark than to the light outside, that's why many of them end up losing their eyesight before they become adults। यानी ये बताया जा रहा कि इन लोग की आंख जो है अब अंधेरा में ज्यादा काम करता है। जैसे अगर इसमें मतलब ये बताया जा रहा कि अगर धूप में निकलेंगे तो इनका आंख जो है उतना काम नहीं करेगा जितना इनका आंख जो है वो अंधेरा में काम करेगा। क्यों? क्योंकि अंधेरा में काम करते करते आदत बन चुकी है। और साथ ही साथ ये बताया जा रहा कि जब ये बड़े होते हैं तो इनकी आंख की जो रोशनी है वो अपने आप खत्म हो जाता है, यानी आंख इनका कह सकते हैं खराब हो जाता है। अगर देहाती भाषा में कहे तो फूट जाता है, फूटता नहीं है मतलब समझ सकते हैं। Bengal makers have fallen in a web of poverty. They have fallen into a vicious circle of circles of sahukars, middlemen, money lenders, the keepers of law, politicians, and the police. So they can't come out of this state of poverty. यानी ये बताया जा रहा कि बेंगल मेकर्स जो लोग हैं वो गरीबी से इसलिए जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन लोग साहूकार हो गए। साहूकार यानी जिनसे आप कभी मान के चले कि जब आपकी स्थिति खराब है, आप पैसा सूद में मांगने गए, अब क्या होगा कि इन लोग पैसा तो देगा लेकिन ज्यादा इंटरेस्ट देगा, और इंटरेस्ट चुका भी दीजिएगा तो कहेगा कि नहीं दिया, या फिर हाई इंटरेस्ट कर देगा। जिसमें क्या करते हैं इन लोग गरीब लोगों को क्या करते हैं, यानी चोरी बनाने वाले जो लोग हैं उन्हें सताते रहते हैं, और अगर इन लोग पुलिस में कंप्लेन करते हैं तो इन्हीं लोग क्या करता है झूठा आरोप लगाकर इन लोगों को फंसा दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो यही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, और ये रहा हिंदी वाला, हो जाएगा इतना भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन की ओर। डिस्क्राइब अबाउट द लाइफ इन सीमापुरी, यानी सीमापुरी में जो लोग रह रहे हैं उनका जीवन कैसा है उसके बारे में डिस्क्राइब करना है, यानी वर्णन करना है। सुनिएगा। सीमापुरी इज अ स्लम एरिया लोकेटेड ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, यानी सीमापुरी जो है वो कह सकते हैं कि ऐसे जगह पर है, यानी दिल्ली के किनारे, दिल्ली जो मेन शहर है उसके किनारे में सीमापुरी जो है वो स्थित है। मोस्ट ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ सीमापुरी कंसिस्ट ऑफ पीपल हु आर रेफ्यूजीज फ्रॉम बांग्लादेश, यानी यहाँ के जितने भी लोग रह रहे हैं जो कहाँ से आए हुए हैं तो बांग्लादेश से। कब आए हुए हैं? तो 1871 ना कि 1971? 1871। और उन्हें इंग्लिश में स्क्वैटर्स कहा जाता है, यानी अवैध निवास। यानी आप भी अगर आप देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर देश से आते हैं काम करने के लिए, या फिर दूसरे राज्य से आते हैं तो अपना टेंट उंट लगाते हैं, तो कभी देखिएगा कुछ और बेचते हैं तो कुछ और बनाते हैं, तो वैसे इन लोग भी थे। अब क्या कहा जा रहा कि द एरिया कंसिस्ट ऑफ मड स्ट्रक्चर्स विथ रोप्स ऑफ tin and tarpaulin. They do not have facility of sewage, drainage or running water. About 10,000 acres live here. यानी ये बताया जा रहा है कि उनका जो मकान है वो मिट्टी का बना हुआ है, साथ ही साथ जो रूफ है यानी जो छत्ता है वो टीन से बना हुआ है। टीन यानी अब कह सकते हैं जैसे भी देखिएगा कि सीटा उटा से बनाया हुआ रहता है, तो जस्ट यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं। और साथ ही कह रहा है कि तारपोलिन यानी त्रिपाल जानते हैं ना, तो त्रिपाल से लगा हुआ है। आगे क्या कह रहा कि यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है किस चीज का लेकर, तो जो नली वली में ऐसे ही पानी जो है वो बह रहा, नली की कोई व्यवस्था नहीं है। कह सकते हैं कि जो पानी है वो रोकथाम करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब ऐसे पानी जो इधर उधर बह रहा। और लगभग 10,000 जो लोग हैं वो उस एरिया में रहा करते हैं। देयर ओनली मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इज फाइंडिंग सेलेबल आइटम्स फ्रॉम रबिश, और उनकी जीविका सिर्फ कहाँ पे किस चीज से चलता है, तो जो कूड़ा कचरा से मिलता है और उसे बेचने से क्या करता है, इनका जो जीविका है वो चलता है। Thus for them the rubbish is as valuable as gold, for their survival depends on what they find in the rubbish. Since rubbish, these rag pickers have lived here for more than 30 years विदाउट एनी आइडेंटिटी। यानी इसमें यह बताया जा रहा कि कूड़ा कचरा में उन लोग चुनते हैं, वहां से जो भी सामान मिलता है वो उनके लिए कीमती होता है। क्यों? क्योंकि उसे जब वो बेचते हैं तो बेचने के बाद उसे पैसा मिलता है और अपना जो जीविका है उससे वो चलाते हैं। आगे कह रहा कि उन लोग यहाँ पर लगभग 30 सालों से रह रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, 1871 में आए थे और रहते हुए अब 30 साल हो चुका है।
आगे क्या कह रहा कि फिर भी इन लोग के पास कोई पहचान नहीं था, आइडेंटिटी यानी पहचान, यानी इन लोग के पास कोई पहचान नहीं था। दे डोंट हैव परमिट, उन लोगों के पास कोई अनुमति नहीं थी, यानी वहां रहने के लिए कोई अनुमति नहीं था, बस ऐसे ही आ गए, अपना टेंट उंट लगा दिए और रहना स्टार्ट कर दिए। बट दे हैव राशन कार्ड, यानी उन लोग के पास आइडेंटिटी तो नहीं था, पहचान तो नहीं था, लेकिन उनके पास एक चीज था, क्या था, तो राशन कार्ड था। देखिए, विद दिस दे कैन गेट देयर नेम ऑन द वोटर्स लिस्ट एंड ऑल्सो बाय ग्रेन्स फॉर देमसेल्व्स एट ए लो रेट। क्या बताया जा रहा कि राशन कार्ड इसलिए था क्योंकि राशन कार्ड की वजह से उन्हें कम दाम में, कह सकते हैं कम, जैसे आप राशन कार्ड यानी जैसे आप डीलर के यहाँ जाते हैं, आपके गांव में भी मिलता होगा, राशन उसे मिलता है, तो कम रेट में क्या मिलता है, सरकार की तरफ से मिलता है। तो इसीलिए जो कह सकते हैं कि वोट पाने के लिए राजनीतिक जो है लोग जो हैं उन्होंने क्या करवाया, उनका जो वोटर लिस्ट जो है वो बनवा दिया गया, जिनसे इन्हें कम दामों में क्या मिलेगा, अनाज जो है वो प्राप्त हो सकेगा, जिससे उन लोग क्या करेंगे, अपना जो जीविका है वो चला सकेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ये जो आंसर है ये हम हिंदी में समझा दिए, अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम हट जाते हैं, हो गया ही होगा। और इसी का हिंदी जो है वो यहां पर देखिए लिखा हुआ है, आप इससे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, जो भी समझा है वही चीज यहां पर भी लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6। सीमापुरी, सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग डिस्कस। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा कि सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग डिस्कस, यानी देखिए इसमें ये बता रहा कि सीमापुरी के जो लोग हैं उनका सिर्फ जीवन को चलाने के लिए मात्र एक ही चीज करना है, क्या करना है, तो कूड़ा कचरा को चुनना है। अब ये क्यों, कैसे, आपको क्या करना है, व्याख्या करना है, वर्णन करके बताना है। तो सुनिएगा क्या कह रहा कि सीमापुरी इज अ स्लम एरिया लोकेटेड ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, इट इज अ सेटलमेंट ऑफ मोर देन 10,000 एपिकर्स। यानी क्या बताया जा रहा कि ये सीमापुरी कहां पर स्थित है, तो दिल्ली के नजदीक में, तब दिल्ली से थोड़ा दूर पे है, यानी कह सकते हैं ये शहर, दिल्ली आपका कितना टाउन एरिया है, पूरा शहर है, आप मेन सिटी है, और उससे कई दूर एकदम कह सकते हैं कि दूर पे स्थित क्या है, ये आपका सीमापुरी जगह है। अब यहाँ पर सीमापुरी में लगभग 10,000 जो कूड़ा कचरा चुनने वाले जो लोग हैं वो रहा करते हैं, और those who live here are squatters and came from Bangladesh in 1971। यानी ये बताया जा रहा इन लोग सब अवैध निवासी हैं। अवैध निवासी ये यानी दूसरे देश से आकर रह रहे हैं, लेकिन कोई परमिशन नहीं लिए हुए हैं। कहां से आए हैं, तो बांग्लादेश से। कब, तो 1971, और आप 1871 बोल रहे थे, हम भी बोल दिए 1971 आंसर होगा। एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ सकता है कि उन लोग कहां से आए हुए थे, बांग्लादेश से। कब, 1971। और कितने लोग रह रहे हैं, तो 10,000। कहां पर, सीमापुरी। सीमापुरी कहां पर स्थित है, तो दिल्ली के साइड में, पेरिफेरी मतलब किनारे होता है, दिल्ली के किनारे। याद रखिएगा एमसीक्यू क्वेश्चन यहां से भी बन जाएगा। आगे कह रहा है कि दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, यानी क्या बताया जा रहा है कि इन लोग लगभग 30 सालों से यहाँ पर रह रहा है। अब यहां से भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाएगा कि सीमापुरी में जो लोग रह रहे हैं उन लोग कितने सालों से रह रहे हैं, तो 30 सालों से रह रहे हैं। कहां से आए हैं, बांग्लादेश से। कब, 1971। सीमापुरी कहां पर स्थित है, तो दिल्ली के किनारे, यानी पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। देखिए आगे क्या कह रहा कि दे लिव हियर विदाउट एनी आइडेंटिटी एंड विदाउट परमिट्स, यानी उन लोग बिना पहचान का और बिना अनुमति का रह रहे हैं। दे हैव राशन कार्ड दैट इनेबल देम टू वोट एंड बाय ग्रेन, यानी उनके पास राशन कार्ड है, राशन कार्ड से क्या करेंगे, अनाज जो है वो खरीद लेंगे और वोट भी दे लेंगे। फूड इज मोर इंपोर्टेंट फॉर देम देन देयर आइडेंटिटी, यानी क्या बताया जा रहा कि उनकी पहचान उतना इंपोर्टेंट नहीं है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उनको जीवन को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता है। इसीलिए उन लोग क्या कहते हैं कि मुझे कोई पहचान की आवश्यकता नहीं है, बस मुझे खाने के लिए क्या मिल जाए, भोजन मिल जाए। देखिए आगे कह रहा कि चिल्ड्रेन ग्रो अप टू बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। ध्यान सुनिएगा आगे क्या बताया जा रहा है कि जो बच्चे हैं धीरे धीरे बड़े होते हैं और यही काम करना स्टार्ट कर देते हैं अपने माता पिता को देखते हुए। यानी जितने भी लोग हैं, छोटे हो बड़े हो, सब कूड़ा कचरा चुनने के अलावा और कुछ काम नहीं करते, यानी सिर्फ कूड़ा ही कचरा चुनते हैं, उसे बेचते हैं और अपना जो शौक है वो पूरा करते हैं। ध्यान सुनिएगा आगे कह रहा कि एन आर्मी ऑफ बेयर फुट चिल्ड्रेन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, यानी आर्मी ऑफ बेयर फुट। याद कीजिए आप लोग को हम एमसीक्यू भी लिखवाए थे, क्या बोले थे कि आर्मी ऑफ बेयर फुट किसे कहा जाता है, तो साहेब ए आलम, याद कीजिए साहेब ए आलम और उसके दोस्तों को। लेकिन साथ ही साथ डिसअपियर भी हो जाता है, यानी गायब भी हो जाता है। जैसे आप देखे होंगे कि सुबह सुबह आपको पक्षी दिखाई देगा,
सुबह सुबह दिखाई देगा, लेकिन दोपहर जैसे होता है आपको एक भी पक्षी दिखाई नहीं देता है। वैसे ही सेम सुबह सुबह इन लोग कूड़ा कचरा चुनने तो आता है, लेकिन दोपहर के टाइम में क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, कोई भी दिखाई नहीं देता है। इसीलिए इनको क्या कहा गया, आर्मी ऑफ बेयरफुट कहा गया है। आगे कह रहा कि with their plastics barefoot children play an important role. They appear in the morning with their plastic bags on their shoulders and disappear at noon. यही कह रहा कि उन लोग आपको सुबह सुबह दिखाई देंगे क्या करते हुए, कंधे में जो प्लास्टिक बैग है उसे लटकाते हुए, और दोपहर में क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। आगे कह रहा कि गार्बेज हैज अ डिफरेंट मीनिंग फॉर चिल्ड्रेन, यानी जो गार्बेज यानी कूड़ा कचरा जो है वो लोगों के लिए अलग अलग है, यानी बच्चे के लिए कुछ और होगा और बड़े के लिए कुछ और होगा। कह रहा कि फॉर देम यानी चिल्ड्रेन के लिए क्या कह रहा है कि डिफरेंट मीनिंग, यानी गार्बेज हैज अ डिफरेंट मीनिंग फॉर चिल्ड्रेन, यानी बच्चों के लिए क्या है, गार्बेज जो है उसका मतलब ही कुछ और है। क्या मतलब है, तो देखिए इट इज रैप्ड इन वंडर, यानी इन लोग उसी में क्या करते हैं कि आश्चर्य से उस चीज को तलाश करते हैं। मतलब ये कि अगर उन्हें एक सिक्का मिल गया तो दूसरा सिक्का को तलाश में रहेंगे, जिससे क्या करेंगे, उनका जो शौक है उसे पूरा करेंगे। अगर हम एक एग्जाम्पल के उदाहरण की बात करें तो कभी कभी गाँव देहात में क्या होंगे, मकई के बेचे होंगे, तो उसे समझ रहे होंगे, मकई को बेचे होंगे या फिर महुआ हुआ आप जानते ही होंगे, उसे बेचे होंगे तो क्या करते होंगे छोटा में कि आइसक्रीम या फिर मान के चलिए टॉफी लेना है, चॉकलेट लेना, तो यानी अपना जरूरत जो है आप वो पूरा कीजिएगा, जो शौक है वो पूरा कीजिएगा। लेकिन वही अगर गार्जियन यानी जो बड़े लोग हैं अगर उस चीज को अगर मान के चलिए उन लोग भी महुआ बीन रहे हैं या फिर मक्का का बेच रहे हैं, तो लोग क्या करेगा, पूरे परिवार को चलाएगा, यानी सारे लोग की जरूरत को पूरा करेगा। लेकिन बच्चा क्या करेगा, अपना जो शौक है वो पूरा करेगा। तो इसमें भी वही है, फॉर द एल्डर्स इट इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यानी बड़ों के लिए क्या है, जीने का जिंदगी जो है वो तरीका जो है वो है क्या है, गार्बेज। फॉर देम गार्बेज लुक्स फॉर यूजफुल आइटम्स व्हिच कैन बी सोल्ड फॉर कैश, यानी बड़े लोग क्या करते हैं, जो गार्बेज से कूड़ा कचरा चुनते हैं उनके लिए वो बहुत ही यूजफुल, यानी कह सकते हैं कि यूजफुल है, और उसे क्या करते हैं, बेचते हैं, बेचने के बाद उन्हें उससे पैसा जो है वो प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिएगा, हो ही जाएगा, ले लीजिएगा, आराम से हो जाएगा, नीचे करके जूम। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, क्या कह रहा, तो मुकेश फैमिली वाज काउट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी, यानी मुकेश का जो परिवार है वो गरीबी से जूझ रहा, एंड द स्टिग्मा ऑफ कास्ट एक्सप्लेन इन डिटेल, और साथ ही साथ कास्ट को लेकर यानी जाति को लेकर क्या करना है, आपको डिटेल से एक्सप्लेन करना है। याद कीजिए क्या बताए थे कि मुकेश क्या बनना चाहता था, मोटर मैकेनिक, लेकिन यहाँ के नियम कानून क्या थे फिरोजाबाद के, कि सारे परिवार सिर्फ एक काम करने जानता है, क्या, चूड़ी बनाना, इसके अलावा और कोई काम इन लोग जानता भी नहीं है। अगर जानता भी है तो इनके पेरेंट जो है वो दबा देते हैं, यानी उससे वो काम करने से मना कर देते हैं। लेकिन मुकेश क्या बनना चाहता था, मोटर मैकेनिक, और उन मोटर मैकेनिक जो सपना है उसका सपना कैसा लग रहा था, मिराज के जैसा। जैसे रेगिस्तान में जो मिराज जो है यानी जो हिरन है वो क्या करता है, दौड़ते रहता है उस सुगंध के पीछे, लेकिन उसे पता ही नहीं कि सुगंध जो है उसी की बॉडी से निकल रहा। या फिर पानी के तलाश में दौड़ते जाता है, अब उसे लगता है कि पानी यहाँ पर है, जाता है तो वहां पे पानी भी दिखाई नहीं देता, पानी भी नहीं मिलता। तो वही कंडीशन मुकेश के साथ है। अब इसे एक्सप्लेन करना है, क्या करना है तो सुनेगा कि मुकेश इज अ बॉय बिलोंगिंग टू अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद, यानी मुकेश क्या है तो बिलोंग करता है कैसे परिवार से, तो जैसे उसके परिवार क्या करते हैं, बैंगल मेकर्स यानी चूड़ी बनाया, मतलब चूड़ी बनाते हैं। He dreams of breaking away from traditions and becoming a motor mechanic, यानी उसका सपना क्या है, मोटर मैकेनिक बनना। लेकिन वो कब बन पाएगा, जब उस रीति रिवाज को तोड़कर आगे बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि इसके घर वाले का कहना क्या है कि चूड़ी बनाने के अलावा हमारा सदस्य और कुछ काम नहीं कर पाएगा। अगर ये अपना ट्रेडिशंस को यानी रीति रिवाज को तोड़ता है, उसे आगे जाता है, तब वो क्या बन सकता है, मोटर मैकेनिक बन सकता है। बट हिज ड्रीम्स लुक्स लाइक अ मिराज, लेकिन इसका जो सपना है वो एक मिराज की तरह है जो कि कभी पूरा होने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर एक एग्जाम्पल की बात किया जाए तो अगर फिरोजाबाद में 1000 फैमिली रह रहा और हजारों फैमिली का इच्छा क्या है कि मेरा बाल बच्चा क्या करे, चूड़ी बनाने के अलावा कुछ नहीं करे, और उनमें से अगर एक दो बच्चा अगर कुछ और भी करना चाहे तो कोई करने दे सकता है, नहीं, उसको दबा दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि आप ऐसे भी देखते हैं कि फलानवा इसे न कहीं करे तो तू काहे करबे, वही एग्जाम्पल इसमें भी है। कहने का मतलब कि 1000 बच्चा जो है वो चूड़ी बनाने का काम कर रहा, और अगर एक बच्चा अगर कुछ और काम करना चाहे तो उसके पेरेंट्स जो है वो साफ इनकार कर देंगे। और ऐसा ही स्थिति जो है मुकेश के साथ भी था। ध्यान सुनिएगा,
फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल। फिरोजाबाद किस चीज को लेकर फेमस है? तो चूड़ी को लेकर है। और यही एग्जाम में क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि फिरोजाबाद किस चीज को लेकर फेमस है, तो याद रखिएगा बैंगल्स को लेकर। हो सकता है कि आपका 3 नंबर का जो क्वेश्चन आ जाए, पूछ देगा कि व्हाई वाज फिरोजाबाद फेमस, फिरोजाबाद फेमस क्यों है, तो आप आराम से यहां से आंसर लेकर आप यहां तक लिख सकते हैं, या फिर आप इसे जोड़कर भी लिख सकते हैं। अगर आगे बढ़ाना चाहे तो आगे भी बढ़ा सकते हैं कि फिरोजाबाद फेमस क्यों है, तो चूड़ी को लेकर। क्यों? क्योंकि यहाँ के यहाँ पे देखिए कहां पे लिखा हुआ है, एवरी अदर फैमिली, यानी पूरे परिवार क्या करते हैं, चूड़ी बनाने के अलावा और कुछ काम नहीं करते। कई सदियों से जो परिवार है सिर्फ चूड़ी ही चूड़ी बनाता है, इसके अलावा कोई काम नहीं करता है, तो इसीलिए फिरोजाबाद क्या है, फेमस है। Families have spent generations making bangles. मुकेश फैमिली इज among of them, यानी क्या बताया जा रहा है कि सदियों से जो परिवार है वो चूड़ी बनाने के अलावा और कोई काम नहीं करता, और उन्हीं के परिवार में से एक मुकेश का भी परिवार है। मुकेश ग्रैंडमदर हैज वॉच्ड हर own husband go blind with the dust and polishing the glass, यानी मुकेश की जो दादी माँ है अपने आंखों से क्या देखा कि उनका जो पति है उनका आंख की जो रोशनी है वो चला गया। कैसे? तो उस डस्ट यानी धूल कंकड़ से। कौन सा? जब वो ग्लास को पॉलिश कर रहे थे, यानी जब चूड़ी बना रहे थे, तो आपको पता होगा कि चूड़ी बनता है तो उसमें कलर चढ़ाया जाता है ऊपर से, और जब कलर चढ़ाया जा रहा था तो उसी टाइम जो डस्ट है, जो धूल है, उनके आंख में पड़ जाता है, जिससे वो क्या हो जाते हैं, अंधा हो जाते हैं। दे कांट गिव अप गॉड गिवन लिनियज, और उनकी दादी माँ क्या कहती है कि हम लोग इसे त्याग नहीं सकते, यानी चूड़ी बनाने के अलावा हम लोग कोई और काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यही हमारा कर्म किस्मत है, हमारा कर्म में यही लिखा है कि हमें चूड़ी बनाना ही है। तो अगर आप ध्यान सुनेगा, एमसीक्यू की बात किया जाए तो ये भी क्वेश्चन एकदम वीवीआई है। लगभग 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया एमसीक्यू में कि कैन गॉड गिवन लिनियज, यानी यही हमारा कर्म किस्मत है। किसने कहा? तो दादी माँ। किसका दादी माँ? तो मुकेश की दादी माँ। तो क्वेश्चन ध्यान सुनेगा, गॉड गिवन लिनियज यानी यही हमारा कर्म है, चूड़ी बनाने के अलावा हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। दे कांट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव, उन लोग कोई संस्था जो है वो नहीं बना सकता। मिडिल मैन एक्सप्लॉइट देम, क्योंकि अगर संस्था बनाते हैं तो जो बिचौलिया लोग जो है, यानी जिससे उन लोग मान के चलिए कर्ज उज लिया होगा, या फिर जो लोग हैं जो आगे नहीं इन्हें बनने देने चाह रहे होंगे, उन लोग इन्हें बर्बाद कर देंगे। देयर इज नो लीडर एमंग देम, और उनमें से कोई नेता होता जो है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि नेता रहता संगठन बनाता, जिसे आगे उन लोग लड़ाई कर सकता था, इनके हक के लिए कोई लड़ सकता था, लेकिन उन लोग के पास कोई नेता होता जो नहीं है। देयर आर 2 वर्ड्स, उन लोगों के लिए 2 शब्द है। क्या? वन इज बैंगल मेकिंग, दे आर काउट इन अ वे ऑफ पॉवर्टी, यानी बैंगल यानी चूड़ी बनाना है, और चूड़ी बनाते बनाते ऐसे अपना जिंदगी जो है वो गुजार देना, यानी गरीबी से कभी बाहर नहीं निकल पाना है। वन इज द वर्ड इन, देखिए यहाँ पे क्या है ना कि जो अभी हिंदी में समझा है उस इंग्लिश में जो भी मतलब लिखा हुआ था उसका हिंदी क्या है, जो अभी लाइन बाय लाइन पढ़े हैं उसी का हिंदी लिखा हुआ है। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और हम देखिए अभी जो आगे आंसर क्या है वो बता दे रहे हैं, सुन लीजिएगा। मनी लेंडर्स, मिडिल मैन एंड द पुलिस मैन हु फ्लीव देम, अगर उन लोग कुछ ऐसा करना भी चाहता है तो मिडिल मैन हो गया या फिर मनी लेंडर्स हो गया, उन लोग पुलिस के हवाले कर देगा, झूठा आरोप लगा देगा, और पुलिस उसे घसीटते हुए जेल में ले जाकर बंद कर देगा। मुकेश आइज आर फुल ऑफ होप, लेकिन मुकेश का जो आंख है वो सपना से यानी उम्मीद से भरा हुआ है, आशा से भरा हुआ है कि नहीं हम क्या करेंगे, हम मोटर मैकेनिक बनेंगे, लेकिन उसका सपना क्या है, लुक्स लाइक अ मिराज, यानी मिराज की तरह। कैसे? तो अगर आपने ये देखा होगा कि जो हिरन होता है उसी के बॉडी से गंध निकलता है, लेकिन वो उस गंध के तलाश में सारे जगह घूम लेता है, लेकिन फिर भी वो उस गंध को पहचान नहीं पाता है, वो गंध को खोज नहीं पाता है। उसी तरह से मुकेश का भी तो मन है, इच्छा है कि हम क्या बने, मोटर मैकेनिक, लेकिन नहीं बन पा सकता है। बन सकता है, अगर वो कब बन सकता है, जब उस रीति रिवाज को वो तोड़कर, जो भी रीति रिवाज है उसे तोड़कर जब वो आगे जाएगा तब वो बन सकता है। That's why his family was caught in the web of poverty and the stigma of caste, और यही वजह है कि उसका परिवार जो है वो आज गरीबी की वजह से जूझ रहा है, और साथ ही साथ जो कास्ट को लेकर, जो जाति को लेकर है वो इससे जूझ रहा है। क्यों? क्योंकि जाति का मतलब ये है कि उसकी दादी माँ क्या कहती है, हम इसी जाति में जन्म लिए हैं जो हमारा जात कई सदियों से क्या करते आ रहा, चूड़ी बनाते आ रहा, और हमारा भी काम क्या है, चूड़ी बनाते हुए आना, और तुम भी यही काम करोगे, इसके अलावा कोई काम नहीं करोगे। इसीलिए इसका जो परिवार है वो गरीबी से जूझ रहा, और साथ ही साथ जो कास्ट है यानी जाति जो है उससे जूझ रहा इसको लेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसका हिंदी में लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, ध्यान सुनिएगा।
What did चार्ली क्लेम फॉर इन द थर्ड लेवल, यानी जो चार्ली है वो थर्ड लेवल को लेकर क्या दावा किया, यानी थर्ड लेवल को लेकर क्या बताया, आखिर क्या है थर्ड लेवल, कैसे है क्या नहीं है, तो सुनिएगा। चार्ली क्लेम दैट ही हैड बीन ऑन द थर्ड लेवल्स द ग्राउंड सेंट्रल स्टेशन, यानी चार्ली ने दावा क्या किया कि नहीं द ग्राउंड सेंट्रल स्टेशन जो है ना वहां पर तीसरा भी लेवल है, लेकिन एक्चुअली बात की जाए तो सारे लोग का कहना क्या है कि ग्राउंड सेंट्रल स्टेशन में मात्र 2 ही लेवल है, लेकिन चार्ली क्या कहता है कि 2 लेवल नहीं 3 लेवल है, और उस तीसरा लेवल में मैं जा भी चुका हूं। But no one was ready to believe him that there were a third levels of the Grand Central Station, यानी ये कि मतलब जितने भी लोग थे वो कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में तीसरा लेवल है, लेकिन चार्ली क्या कह रहा था कि नहीं तीसरा लेवल नहीं, तीसरा लेवल नहीं है, लेकिन चार्ली क्या कह रहा था नहीं तीसरा लेवल है और मैं उस तीसरा लेवल पे गया भी हूं। द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क, यानी न्यूयॉर्क के जो प्रेसिडेंट है, सेंट्रल एंड हार्फोर्ड रेल रोड्स वुड स्वेयर दैट देयर वेयर ओनली 2 लेवल्स। ध्यान सुनिएगा, आप लोग बात मत कीजिए, क्या बताया जा रहा कि ये जो न्यूयॉर्क के जो प्रेसिडेंट हैं या फिर रेल रोड्स के जो लोग हैं उन लोग कसम कर रहे हैं कि मां कसम जो लेवल जो है ना यानी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, मतलब उन लोग का कहना का मतलब हो सकता है कि माँ कसम दादा कसम दादी दादा नानी जो भी होगा, लेकिन इसमें यही बता रहा कि उन लोग कसम खा कर कह रहा था कि नहीं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 2 लेवल है, तीसरा लेवल नहीं है, लेकिन चार्ली इस बात को गलत कह रहा कि नहीं तीसरा भी लेवल है और उस तीसरा लेवल पे मैंने गया भी हूं। द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन डिड नॉट हैव द थर्ड लेवल, लेकिन एक्चुअली बात की जाए ना तो तीसरा लेवल ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में नहीं था। क्यों? क्योंकि चार्ली जो था ना वो अपना इमेजिनरी में सोच रहा था कि मैं तीसरा लेवल पे चला गया हूं। क्यों? क्योंकि वो आज की जो दुनिया है उस दुनिया से तंग हो गया था, वो जीना नहीं चाह रहा था उस दुनिया में। क्यों? क्योंकि जहां पर देखिएगा तो युद्ध हो रहा था या फिर मार काट हो रहा था, मतलब जिंदगी को लेकर एकदम टेंशन में था। अब इसी टेंशन से इसी डर को लेकर वो ऐसे जगह को तलाश कर रहा था जहां पर ये सब कुछ ना हो, सिर्फ भाईचारा शांति को, जो शांति कह सकते हैं वो सिर्फ उसे मिले। इसीलिए वो अपने सपना में, अपने इमेजिनरी में, अपने कल्पना में वो थर्ड लेवल को सोच लेता है और उस लेवल पे वो चला भी जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए उसी का यहां पर आंसर लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन कह रहा कि व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर्स टू, यानी थर्ड लेवल जो है उसका मतलब क्या है, ये होता क्या है। इज इट अ मीडियम और अ वे ऑफ गेटिंग अवे फ्रॉम द अनप्लीजेंट नॉर्मल लाइफ, यानी ये बता रहा क्या ये माध्यम है क्या करने के लिए, तो उससे छुटकारा पाने के लिए। अनप्लीजेंट यानी कहने का मतलब, यह उदाहरण की बात किया जाए तो हम लेते हैं कि हमारा जो नॉर्मल लाइफ है, जिस लाइफ में अभी हम जिंदगी से मतलब रह रहे हैं, क्या हम इससे मतलब उदास हो गए, नाराज मतलब निराश हो गए हैं, और क्या हम इससे छुटकारा पाना चाह रहे हैं। अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए ना तो अगर हम चार्ली को लेते हैं, चार्ली जिस जिंदगी को अभी जी रहा था वर्तमान में, उससे वो तंग हो गया था और वो क्या चाहता था कि हम ऐसे जगह चले जाएं जहां पर हमको ये सारे चिंता जो है उससे मुक्त हो जाए। यानी वो जहां पर रह रहा था तो आपको पता होगा कि चिंता को लेकर था, लड़ाई झगड़ा था, वार्स हो रहा था। अब वो चाह रहा था कि सारे मतलब जो हो रहा मेरे मतलब मैंने अपने आंखों से जो चीज देख रहा, मैं चाहता हूं कि मैं इस चीज से तंग हो गया हूं, और ऐसे जगह को तलाश कर रहा था जहां पर ये जो चीज जो हो रहा वो वहां पर ना हो। अब ऐसे क्या है क्या नहीं, तो सुनिएगा। द थर्ड लेवल रेफर्स टू मेंस इनरमोस्ट एंड डीपेस्ट डिजायर टू एस्केप फ्रॉम द वर्ल्ड्स फुल ऑफ टेंशंस, वार, इनसिक्योरिटी एंड फियर। यानी देखिए यहां पर सीधे से ये समझिएगा कि व्यक्ति के अंदर जो इच्छा है, यानी वर्तमान लाइफ में टेंशंस है, वार्स है, चिंता है, दुख है, इस सब से छुटकारा पाने का बस एक व्यक्ति का अंदर की जो इच्छा है वो इच्छा आपका द थर्ड लेवल है। मतलब एक्चुअली द थर्ड लेवल कुछ और है नहीं, बस व्यक्ति के अंदर मान लेना, इच्छा बना लेना है, बस हम ये अपने जिंदगी से तंग आ गए, इच्छा से जो हमारा फुल ऑफ टेंशन है, यानी जो टेंशन हो रहा, तनाव हो रहा, वार हो रहा, बस इसे छुटकारा पाने के लिए बस तीसरा लेवल को अपने मतलब कल्पना में बसा लेता है, मान लेता है कि थर्ड लेवल है, वहां पे वो पहुंचता है। कैसे पहुंचता है ध्यान सुनिएगा। It stands for man's pursuit for a life full of peace and tranquility, in contrast to the materialistic and self-contained centered world of today। मतलब यहाँ पर सीधा सीधा ये समझिएगा ना, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि तीसरा स्तर तनाव, युद्ध, असुरक्षा और भय से भरी दुनिया से भागने की मनुष्य की आंतरिक और गहरी इच्छा को दर्शाता है। यानी थर्ड लेवल क्या चीज को दर्शाता है, तो व्यक्ति को तनाव हो गया, युद्ध हो गया, और असुरक्षा यानी अपने आप को असुरक्षा महसूस करा, अनसेफ महसूस करा, या फिर जो डर है किस चीज को लेकर, तो भय से भरी दुनिया से भागने की मनुष्य की आंतरिक और गहरी इच्छा है। बस इसी को क्या बताता है, थर्ड लेवल का मतलब बता रहा।
यह आज की भौतिकवादी और आत्मकेंद्रित दुनिया के विपरीत शांति और स्थिरता से भरे जीवन के लिए मनुष्य की खोज का एक प्रतीक है। यानी ये कि सारे चीज से छुटकारा पाने के लिए क्या किया जा रहा, जहां पर हमें सिर्फ शांति ही शांति मिले। यहाँ पर क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा, लड़ाई झगड़ा हो रहा, चिंता हो गया। अब इसी से बचने के लिए, यानी हमें खुशी प्राप्त करने के लिए जो जगह को तलाश कर रहे हैं, बस वही जगह क्या है, हमारा द थर्ड लेवल है। अब यहां पे पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। Actually, the writer uses the third level on the Grand Central Station as a medium of escape for Charlie dream wish fulfillment। यानी जो राइटर है इसमें थर्ड लेवल के बारे में इसलिए प्रयोग किया गया, यूज किया गया है, क्योंकि जो चार्ली है जिसका सपना था उस जिंदगी से मतलब दूर जाने के लिए, जिस जिंदगी से वो परेशान हो गया था, बस उसी का एक रास्ता था, एक माध्यम था उससे बच निकलने का। With so much insecurity, fear and worries in the modern world, Charlie just wants to escape. He wanders in the fanciful world of 1894, far away from the harsh realities of the contemporary life। मतलब ये कहा जा रहा कि जो चार्ली है, देखिए असल में लेखक चार्ली के सपनों की इच्छा पूर्ति के लिए भगाने का एक माध्यम के रूप में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर तीसरे स्तर का उपयोग करता है। यानी ये कि चार्ली क्या चाहता था कि उसका जो इच्छा है, क्या इच्छा था कि अभी वर्तमान में जो जिंदगी को जी रहा उसे छुटकारा पाने के लिए। क्यों? क्योंकि उस जिंदगी में सिर्फ क्या था, तनाव था, लड़ाई झगड़ा था। अब वो चाहता था कि हम कहीं ऐसे जगह पे जाए जहां पे हमें क्या मिले, शांति मिले। अब उसी माध्यम को, यानी उसी रास्ता में जाने का जो प्रयोग की गई है उसी को हम क्या कहें, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का तीसरा जो लेवल है वो बताया गया है। आधुनिक दुनिया में इतनी असुरक्षा, भय और चिंताओं के साथ, यानी आधुनिक दुनिया में क्या है, हम मतलब चिंता को लेकर है, डर है कि आज में कुछ ना हो जाए, अगला आकर मुझे मार न दे, ये सब का जो डर है, उसी डर से बचने का ये क्या है, एक माध्यम है। क्या है? थर्ड लेवल। ध्यान सुनिएगा। चार्ली बस भागना चाहता है। चार्ली क्या करना चाहता है? भागना चाहता है। किससे? जो वर्तमान जिंदगी को जी रहा उस जिंदगी से भागना चाह रहा। वह समकालीन जीवन की कठोरता वास्तविकताओं से बहुत दूर है। 1894 की काल्पनिक दुनिया में भटकता है, यानी वो कि ऐसे दुनिया में वो चला जाता है जिस दुनिया में शांति शांति होता है। वो कौन सा दुनिया के था? तो 1894 इसमें चला जाता है जहां पर उन्हें क्या मिलता है? सिर्फ शांति शांति मिलता है। आपका क्वेश्चन नंबर क्या है? 10। हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल? यानी कह रहा कि जो चार्ली है वो तीसरा तल में कैसे पहुंच जाता है। ये भी क्वेश्चन देखिए, जितना भी क्वेश्चंस बता रहे हैं ना, 2009 से लेकर 2023 में कोई 2 बार, कोई 3 बार, कोई 4 बार आ चुका है। अब VBI क्वेश्चन है तो हम तो यही कहेंगे कि अच्छे से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगर ये 12-15 क्वेश्चन कर लेते हैं तो कैसू बोर्ड में अगर क्वेश्चन आएगा ना, इससे रिलेटेड आएगा, आराम से आप इसका आंसर लिख दीजिएगा, तब पर भी आपको 4 में 4 मतलब 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। तो सुनिएगा, चार्ली जो है तीसरा स्तर पर कैसे पहुंचता है। तो चार्ली इज इन अ हरी टू गो हिज होम, यानी गो हिज हाउस, यानी चार्ली जो है वो अपने घर को जाने को लेकर क्या था, जल्दीबाजी में था। ही टेक्स द सबवे फ्रॉम द ग्रांड सेंट्रल बिकॉज इट इज फास्टर देन द बस। और वो क्या करता है कि उस सबवे को पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि अगर वो बस से जाता तो घर लेट पहुंचता, इसीलिए वो जल्दीबाजी में जाने के लिए सबवे को पकड़ लेता है। ही गोज डाउन द स्टेप टू द थर्ड लेवल, और वो फर्स्ट लेवल यानी पहला जो स्तर है उसके मतलब उसमें चला जाता है। फिर उसके बाद क्या करता है कि देन ही वॉक डाउन द सेकेंड लेवल, फिर वो चलते चलते तीसरा लेवल में पहुंच जाता है। वेयर द सब अर्बन्स ट्रेन्स लिव फ्रॉम, जहां पे सब अर्बन्स की जो ट्रेन्स है वो गुजरते हैं। ही इंटर्स एन आर्क डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे एंड गेट्स लॉस्ट। इट इज वेरी इजी टू गेट लॉस्ट एट द ग्रांड सेंट्रल। इट इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, इट इज पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स। ही हैज इन एंड आउट ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल 100 ऑफ टाइम्स। मतलब सीधा सीधा यहाँ पे ये समझिएगा कि वो क्या करता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि चार्ली को अपने घर जाने की जल्दी है। वह ग्रांड सेंट्रल से सबवे लेता है क्योंकि वह बस से तेज है, यानी ये कि बस से अगर जाता तो वो लेट पहुंचता, इसीलिए वो क्या करता है, सबवे को पकड़ लेता है। वह पहले स्तर तक सीढ़ियां उतरता है, यानी पहले स्तर पे क्या करता है, सीढ़ी के माध्यम से जाता है, फिर सीढ़ी के माध्यम से दूसरा लेवल पे यानी जो सेकेंड लेवल है उसमें चला जाता है। आगे कह रहा कि जहां से उपनगरीय ट्रेन निकलती है, यानी शहर ओर जाने को जो अर्बन मतलब उपनगरीय जो ट्रेन है यानी शहर ओर जाने की जो ट्रेन जो पास होती है वो वहां पर जाता है। वह सबवे की ओर जाने वाले एक धनुष्कार द्वार में प्रेस करता है, यानी एक ऐसे जगह पे प्रेस करता है जहां से वो आगे बढ़ सकता था, यानी उसे जहां जाना था वहां पर वो जा सकता था। आगे क्या कहता है, और खो जाता है, यानी कह सकते हैं कि भूल भुलैया वाला रास्ता समझते हैं ना, बस वही समझिएगा कि वो ऐसे रास्ता में जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो जो रास्ता है वो भूल भुलैया वाला रास्ता है, और वो वहां पर जाने के बाद खो भी जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात किया जाए तो आप पढ़े होंगे द रैट ट्रैप। पेडलर
लास्ट में वो भी भूल-भुलैया रास्ता में जाकर फंस जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही ये जो है वो चला जाता है। कहता क्या है कि ग्रैंड सेंट्रल में खो जाना बहुत आसान है, यह एक पेड़ की तरफ बढ़ रहा है, यह एक गलियारे को आगे बढ़ा रहा है, वह सैकड़ों बार ग्रैंड सेंट्रल के अंदर और बाहर आया है। यानी ये भूल भुलैया वाला रास्ता में एक बार जाइएगा तो फिर वही जगह पे पहुंच जाएगा, फिर जाइएगा फिर वही जगह में, मतलब ऐसा लगता है कि 50 बार उस रास्ता में आ चुके हैं। सेम कंडीशन जो चार्ली है उसके साथ भी ऐसा ही होता है। फिर यहां से अगर यहां तक बात की जाए, ध्यान सुनिएगा, ही स्टार्टेड से लेकर अगर हम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की बात की जाए तो इसका हिंदी क्या होगा, तो देखिए, वह नीचे की ओर तिरछा होने लगा, उसने सोचा कि वह गलत है लेकिन चलता रहा। यानी वो नीचे से मतलब तिरछा हो गया और उसको लग रहा कि हम गलत रास्ते में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चलते जाता है। यानी उससे तो लग रहा कि हम गलत रास्ते में जा रहे हैं, लेकिन उसको हिम्मत नहीं करा कि हम रुक जाएं। आगे क्या कहता है कि तभी उसे एक खोखली दहाड़ सुनाई दी, यानी उसे फिर एक अचानक जो आवाज है ना वो सुनाई देता है। सुरंग एकदम बाईं ओर मुड़ गई और उसके बाद एक सुरंग मिला और सुरंग को मतलब बाईं की तरफ मुड़ जाता है। वो सीढ़ियों की एक छोटी उड़ान से नीचे चला गया और फिर सीढ़ियों के माध्यम से नीचे वो चला जाता है और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर तीसरे स्तर पर बाहर आ गया। यानी ये बताया जा रहा है कि फिर उसे एक ऐसे जगह पर पहुंच जाता है जिससे उसको लगता है कि हम तीसरे स्तर पर पहुंच चुके हैं, यानी थर्ड लेवल पर पहुंच चुके हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11। ध्यान सुनिए, टोटल 12 क्वेश्चन है। तो नंबर 11 है, हाउ डिड डॉक्टर सदाव हेल्प द अमेरिकन सोल्जर। बता रहा कि डॉक्टर सदाव हो कि जो है वो अमेरिकन सोल्जर को सहायता कैसे करते हैं। देखिए अमेरिकन सोल्जर याद कीजिए, नाम क्या था, टॉम, यानी टॉम की सहायता जो है डॉक्टर सदाव हो की वो कैसे करते हैं। देखिए डॉक्टर सदाव के सिर्फ थोड़े किए थे, उनकी वाइफ जो है ना वो भी की हुई थे। तो क्या करे डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ हाना ब्राउट द वुंडेड सोल्जर टू देयर हाउस एंड हेल्प हिम ग्रेटली। यानी सबसे पहले क्या करते हैं कि जो जख्मी जो सोल्जर यानी जो सैनिक था उसको अपने घर लेकर आते हैं और बहुत ही सहायता करते हैं। कैसे करते हैं, ही ऑपरेटेड ऑन हिम एंड सेव्ड हिज लाइफ बाय रिमूविंग द बुलेट इन हिज बॉडी। यानी सबसे पहले क्या किया जाता है कि ऑपरेशन की जाती है, क्या करने के लिए, तो बुलेट यानी जो बुलेट लगा हुआ था उनके बॉडी में उसे निकालते हैं। और हाना क्या करती है, हाना वाश्ड हिम एंड सर्व्ड हिम व्हेन नन ऑफ देयर सर्वेंट वांटेड टू डू सो। यानी हाना क्या करती है कि उसके बॉडी को साफ करती है और साथ ही साथ खुद से खाना को परोसती है। क्यों, क्योंकि उनके जितने भी नौकर थे वो उसे सर्व नहीं कर रहे थे, खाना नहीं दे रहे थे। क्यों, क्योंकि क्या था, ये अमेरिकन क्या था, इनेमी था यानी शत्रु था, और इनके नौकर को कहना क्या था कि हम अपने शत्रु को हम अपने हाथों से खिला नहीं सकते, इसकी सेवा हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उन लोग नहीं ऐसा काम करते, तो लास्ट में क्या करना पड़ता है, हाना को ही खुद से साफ करना पड़ता है और खाना भी खिलाना पड़ता है। एज ही वाज एन एनिमी सोल्जर, ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो क्या था, दुश्मन क्या था, दुश्मन था। डॉक्टर सदाव फर्स्ट वेटेड फॉर द जनरल to get the man assassinated but when that did not happen for 3 days। यानी सबसे पहले ये सारा बात जो है, घटना जो है वो जनरल टाकिमा को क्या करते हैं, डॉक्टर सदाव की बता देते हैं। और अगर आपको याद होगा जब आपको कहानी पढ़ाया गया था तो जनरल टाकिमा क्या कहता है कि हम तुम्हें असैसिनेटेड यानी जो किलर्स है उसे भेज देंगे और तुम किसी को नहीं बताना और ना ही हम बताएंगे, और उसे वो मारकर वहां से बॉडी जो है वो भी ले जाएगा। लेकिन डॉक्टर सदाव की क्या करते हैं, 3 दिनों तक इंतजार करते हैं लेकिन कोई भी आता नहीं है। तब लास्ट में डॉक्टर सदाव की खुद डिसाइड करते हैं कि अब क्या होगा, इस बच्चे की जान जो है वो बचानी चाहिए। क्यों, क्योंकि एक तो डॉक्टर थे और डॉक्टर का कर्तव्य क्या करता है कि उसकी जान बचाए, न कि उसकी जान जो है वो ले ली जाए। इसीलिए डॉक्टर सदाव की क्या करते हैं सुनिएगा कि ही गेव द मैन विद अ बोट ऑफ विद प्रोविजंस एंड हेल्प हिम एस्केप टू अ नियर बाय आइलैंड। यानी क्या करते हैं कि सबसे पहले उसे बोट देते हैं और बोट के साथ साथ कुछ खाने पीने के जो सामान जो वस्तु है वो भी दे देते हैं और उसे यहां से भागने के लिए मदद करते हैं। कहां पर, तो नियर बाई आइलैंड, यानी जहां पर वो रह रहे हैं उसके आसपास में एक आइलैंड यानी एक टापू था, वहां पर जाने के लिए उसकी सहायता करते हैं। She instructed him to wait for a Korean fishing boat। यानी उन्होंने क्या आदेश दिया कि तुम तब तक वहां पर आना जब तक कोरियन फिशिंग बोट जो है वो नहीं आ जाए। Which safely take him far away there। यानी कोरियन फिशिंग बोट जब आएगा तब तुम उसमें बैठ जाना और वो जो है तुम्हें वहां से सुरक्षित कहीं और ले जाएगा। ध्यान सुनिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसका अगर हिंदी की बात किया जाए तो हिंदी यहां पर लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 12 की ओर। Why and how did Dr. Sadav help the prisoner of war to escape? Do you find him guilty of harboring an enemy? क्वेश्चन ध्यान सुनिए, क्वेश्चन क्या कह रहा, डॉक्टर सदाव ने युद्ध बंदी को भगाने में क्यों और कैसे मदद की। यानी ये कि जो टॉम था यानी जो सोल्जर था उसे भगाने में सहायता क्यों और कैसे किया, और साथ ही साथ क्या आप उसे शत्रु को शरण देने का दोषी पाते हैं। यानी ये कि उन्होंने अपने घर पे रखा था, तो क्या ये उनके लिए गलती है, आखिर है तो क्यों, सुनिएगा।
देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, आंसर लिखा हुआ है, हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि हिंदी में अब समझा दे रहे हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर होगा, हम हिंदी में समझा दे रहे हैं क्या लिखा हुआ, सुनिएगा। डॉक्टर सदाव और उनकी पत्नी हाना उस घायल व्यक्ति को अपने घर ले आए, उसकी बहुत मदद की, यानी घर लाया जाता है और साथ ही साथ मदद भी करते। कैसे? तो उन्होंने उसका ऑपरेशन किया और उसके शरीर में लगी गोली निकालकर उसकी जान बचाई। यानी सबसे पहले घर पे लाते हैं, जख्मी था, उसे घर पे लाते हैं, उसकी जो ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करने से उसका जो गोली जो लगा हुआ था उसे वो निकाला जाता है। वह उससे दोबारा जापानी सैनिक की मौत के हवाले नहीं करना चाहते थे। ध्यान सुनिएगा, उन्होंने सोचा कि मैंने अभी अभी इसकी जान बचाई है और अगर हम सैनिक के हवाले कर देते हैं तो फिर से वो तो उसका जान ले लेगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया कि नहीं, अब इसे क्या करना चाहिए, हमें यहां से भगा देना चाहिए। देखिए यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि उस आदमी की हत्या करवाने के लिए जनरल का इंतजार किया, यानी 3 दिनों तो क्या करता है, वेट करता है जनरल टाकीमा का। जब नहीं आता है तब उन्होंने डिसाइड किया कि लेकिन जब 3 दिनों तक नहीं ऐसा नहीं हुआ तो उसने उस आदमी को प्रावधानों के साथ एक नाव दी और उसे पास के एक द्वीप पर भागने में मदद की। यानी क्या कहा कि साथ ही साथ नाव दे दिया, कुछ खाने का सामान दिया, और अगर आपको याद होगा तो बोतल दिया जाता है और रजाई दी जाती है और टॉर्च भी दिया जाता है, और साथ ही साथ मतलब निर्देश देता है, मतलब उसे बताया जाता है कि तुम वहां पर जाना, 2 बार मतलब पहुंचोगे तो टॉर्च जलाना, ऐसे वैसे कुछ बोला गया था। आगे क्या कहा जा रहा कि उन्होंने उसे कोरियाई मछली पकड़ने वाली नाव की प्रतीक्षा करने का निर्देश दिया और जो उसे सुरक्षित रूप से वहां से दूर ले जाएगी। यानी उन्होंने क्या बताया कि तब तक तुम वहीं पे रहना जब तक कोरियाई जो कोरिया के जो मतलब बोट जो है वो नहीं आ जाता। अगर वो आएगा तब तुम उसमें बैठ जाना और तुम वहां से सुरक्षित चले जाना। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे लिए क्या रहेगा, एकदम सुरक्षित नाव रहेगा। ध्यान सुनिएगा, आगे कह रहा कि नहीं, डॉक्टर सदाव को दुश्मन को पनाह देने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ध्यान सुनिएगा, उन्होंने अपने घर उस दुश्मन को रखा था, लेकिन इसके लिए उसे सजा नहीं दी जा सकती, उसे गलती नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि वह एक डॉक्टर थे। ध्यान सुनिएगा, पहला ही तो कारण तो ये कि वो डॉक्टर थे। और ध्यान सुनिएगा, डॉक्टर का कर्तव्य क्या होता है, यहाँ पर देखिए उसका आंसर इंग्लिश में लास्ट यहां तक है। अगर हिंदी की बात किया जाए तो देखिए, और एक डॉक्टर के लिए मरते हुए आदमी को बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। यानी डॉक्टर का पहला कर्तव्य क्या होता है, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो अपना हो, पराया हो, या फिर कोई भी हो, डॉक्टर का पहला कर्तव्य है जो भी मरीज है उसकी जान को बचाना। इसीलिए हम कह सकते हैं कि डॉक्टर सदाव के जो भी किया वो सही किया, उनके लिए कोई भी गलती जो है वो नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह मरता हुआ आदमी दुश्मन है। देखिए डायरेक्ट लिखा हुआ है कि ये फर्क नहीं पड़ता कि वो दुश्मन है, अपना पराया है। डॉक्टर का पहला कर्तव्य क्या होता है, जो पेशेंट है यानी जो मरीज है उसकी जान की रक्षा करना। तो देखिए टोटल 12 क्वेश्चन हो गया, आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिएगा वीडियो कैसा लगा।